Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will study the rules relating to offer and acceptance. आपको याद होगा जब पिछली वीडियोस में हमने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि ऑफर यानी प्रपोजल होना चाहिए और फिर वो दूसरी पार्टी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करे ये भी चाहिए। एक चीज से काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। प्रॉपर ऑफर हो, वैलिड ऑफर हो, क्लियर ऑफर हो, कम्युनिकेटेड ऑफर हो। इसी तरह से जो एक्सेप्टेंस है वो भी प्रॉपर एक्सेप्टेंस हो, कम्युनिकेटेड हो, क्लियर हो, नो एम्बिग्युटी यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा पर्सनल लाइफ में होता है ना, समझ ही नहीं आता बंदा सामने वाला बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ना पूछने वाला ढंग से क्वेश्चन पूछता है, ना जवाब देने वाला ढंग से जवाब देता है, वो ठीक है। पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही होती है, बट बिजनेस लाइफ मेनली हम बात कर रहे हैं लीगल एग्रीमेंट्स की, जिसमें मेनली कमर्शियल एग्रीमेंट्स आएंगे। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्लैरिटी होती है, ऐसे हवा में बात करने से नहीं चलेगा। याद रखिएगा कि एग्रीमेंट्स जो कमर्शियल एग्रीमेंट है ये 100 रुपए के भी होते हैं, 10 रुपए के भी होते हैं और होने को 10,000 करोड़ के भी होते हैं। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्ट बने जिसमें 10,000 करोड़ की कोई ट्रांजैक्शन हो, मान लेते हैं पूरी टाउनशिप किसी को बनानी है या कोई बहुत बड़ा हाईवे बनाना है और उसकी कीमत 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ है, तब भी यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं। आपको हो सकता लग रहा हो कि तो एवं ही डिस्कशन चल रहा है ना, रेलेवेंट है। बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन, इन्हीं रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर कल को कोई झगड़ा हो गया और आदमी एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से कोर्ट में चला गया। So contract is formed when there is a lawful offer and a lawful acceptance. Naturally हम तो सब चीजें lawful ही पढ़ रहे हैं ना, लॉ के स्टूडेंट हैं, कानूनी तो पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डिनरी ऑफर नहीं चलेगा, लॉफुल ऑफर होना चाहिए। ऐसे ऑर्डिनरी एक्सेप्टेंस नहीं चलेगी, लॉफुल माने एज पर रूल्स। रूल्स क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। शुरू करते हैं ऑफर एंड प्रपोजल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऑफर करके आता है, कई बार प्रपोजल करके आता है, एक ही चीज है। तो व्हेन पर्सन, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, हिज विलिंगनेस टू डू, कि वो कुछ करना चाह रहा है, राइट। एक सेकंड, इसकी कलर स्कीम चेंज करते हैं। हाँ, सो व्हेन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो वो कह रहा है कि मैं ये करूंगा या बोल रहा है कि मैं इसको नहीं करूंगा, करेक्ट। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, ही यानी दूसरे बंदे की वो चाह रहा है कि उसकी मेरे को परमिशन मिल जाए कि हाँ तुम ऐसा करो। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। सो प्रपोजल एंड ऑफर इज सेम थिंग, प्रस्ताव हिंदी में। सो एक आदमी दूसरे को बोल रहा है कि भाई मैं आपको ये अपनी जमीन बेचना चाहता हूं 20 लाख में, क्लियर ऑफर है। When one person signifies to another his willingness to do, मैं आपको अपनी जमीन बेच दूंगा 20 लाख रुपए में, ये मेरा ऑफर है। When one person signifies to another his willingness to do, अब क्लियर है, 20 लाख रुपए में अपनी जमीन बेच दूंगा। आप बोलोगे सर ये तो अलग ही हो गया, हमने तो कभी, अरे तो क्या हो गया, मोबाइल वाले पे तो जाते हो, मोबाइल वाले ने कहा होगा ये मोबाइल मैं आपको बेच दूंगा, ये वीवो कंपनी का है, MI का है, या कुछ भी समझ लो कंपनी है, सैमसंग का है, 40,000 रुपए में बेच दूंगा। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। समटाइम हम ये ऑफर करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो भी वो वैलिड हो सकता है कुछ टिपिकल सिचुएशंस में। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक दुकान खोल रहा हूं, हलवाई की एक दुकान है, ऐसे सोचो कि एक है स्टैंडर्ड स्वीट्स। अब मैं उसके बराबर में चला गया ये कहने के लिए कि मैं यहां खोलूंगा श्री राम स्वीट्स। ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये एग्जांपल घुसेगा नहीं दिमाग में, ये थोड़ा सा टिपिकल है, पहला वाला तो बड़ा आसान है। अब स्टैंडर्ड स्वीट्स वाले ने जब देखा बराबर में बोर्ड लग गया श्री राम स्वीट्स का, तो उसने आकर बोला यार मेरे बिल्कुल बराबर में खोलने से क्या होगा, तेरी भी दुकानदारी आधी मेरी भी आधी, इसकी बेटर रहेगा तो 2 किलोमीटर दूर खोल ले। एक एग्रीमेंट कर ले कि तू अपनी शॉप खोलेगा लेकिन 2 किलोमीटर दूर खोलेगा, मैं तेरे को इस बात के लिए 20 लाख रुपए अभी देता हूं। वो पार्टी एग्री कर गई। बिजनेस में ऐसा होता है, चलता है, ये लीगल है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, क्योंकि आपने फोर्स नहीं किया, आपने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, नॉट टू डू समथिंग। तो समटाइम ऑफर, ज्यादातर तो ऑफर होता है कुछ करने के लिए, समटाइम होता है नहीं करने के लिए भी ऑफर दिया जाता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो
इस तरह की चीजें भी रहती हैं। इवन आपको पता है जॉब्स में भी कई बार होता है, जैसे कोई इंप्लॉई है, मान के चलो वो एयरटेल में जॉब कर रहा है, अब वो जा रहा है, अब जाते वक्त उसके साथ कंपनी एग्रीमेंट कर रही है, फोर्स नहीं कर सकते बट एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, बोलेंगे भाई देख तू एयरटेल छोड़ रहा है वो ठीक है, तू जियो में मत जाइए। मान लेते हैं वो इस चीज के लिए एग्री करता है जी मैं कहीं भी नौकरी करूंगा जियो में नहीं करूंगा, इस बात के लिए मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी उसके साथ एग्रीमेंट कर लेगी, 5 लाख रुपए उसको दे देगी। तो ये नॉट टू डू समथिंग है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो मोस्टली जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं बट कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, दैट वे कि ये नहीं करना है। ठीक है, हम नेचुरली प्रपोजल किस इंटेंशन से दे रहे हैं, विद ए व्यू, इंटेंशन क्या है, दूसरे बंदे की अप्रूवल लेने के लिए, तभी तो वो ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तभी तो एग्रीमेंट बनेगा, और अगर एग्रीमेंट लीगल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर की। सबसे पहली बात विलिंगनेस, आप करना चाह रहे हो कुछ, कंपल्सरी है ना, जबरदस्ती थोड़ी है। विलिंगनेस का क्या मतलब होता है, इच्छा, कि हाँ मैं इसको करना चाह रहा हूं, अपनी इच्छा से करना चाह रहा हूं, मेरे सर पे डंडा नहीं मरा हो गया। ठीक है, अब ऑफर क्या है, एक्सप्रेस रेडीनेस टू डू और एब्सटेन। अब मैंने समझा दिया आपको पहले से, या तो मैं कुछ करना चाहता हूं या मैं नहीं करना चाहता हूं, दोनों का हो सकता है। ऑफर आप दूसरे पर्सन को दोगे, मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, ऑब्वियसली खुद को थोड़ी ऑफर दोगे, एक आदमी दूसरे को देगा, ए ऑफर्स बी, ऐसे तो होगा ना, जब ए कुछ बी को ऑफर करेगा तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो चीज ठीक है। एक आदमी ने दूसरे को एक ऑफर दिया जो उसको कम्युनिकेट हो गया, सपोज मैंने धीरे से कुछ बोला जो दूसरे ने सुना ही नहीं, मैंने एक व्हाट्सएप भेजा जो उसने पढ़ा ही नहीं, मैंने एक लेटर भेजा जो उस तक पहुंचा ही नहीं, मैंने एक कॉल की जो उसने उठाई ही नहीं, मैंने एक एजेंट भेजा जो उस तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बना दिए। आपको अगर एग्जाम्स में छोटा क्वेश्चन भी ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, चीजों के अंदर एग्जाम्पल्स क्रिएट करने होते हैं, लेकिन कोशिश करनी हमेशा रेलेवेंट एग्जाम्पल हो, टू दी पॉइंट एग्जाम्पल हो, नहीं तो टीचर को लगेगा उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर मार्क्स कटेंगे उल्टा मिलने की बजाय। रेलेवेंट एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ाते वक्त बनाता हूँ, एक नेचुरल टेंडेंसी बना लोगे तो लॉ से कभी डर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल बनाओ, पॉइंट्स कम ही होते हैं, पॉइंट्स को तो याद करना होता है, थोड़ा सा मेमोरी में डालना होता है, समझना होता है, यानी जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट वाइज, इनको समझना भी है, याद भी करना है, लेकिन वहां एग्जाम्पल में इनको एलोबरेट करना होता है, तो सेंटेंसेस बनाने होते हैं, एग्जाम्पल बनाने होते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ पढ़ाते वक्त, बिल्कुल वैसे आप एग्जाम में बना लो। एक बार आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद ईजी लगेगी, लॉ पढ़ना बहुत ईजी है। तो ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी, नहीं तो दूसरे को पता ही नहीं चला। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। अब मान लेते हैं मेरे पास 3 गाड़ी हैं, एक मारुति की गाड़ी है, एक होंडा की गाड़ी है, एक हुंडई की गाड़ी है। अब मैंने दूसरे बंदे को कहा कि मैं आपको एक गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो ये ऑफर वैलिड है या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चला कौन सी गाड़ी। मेरे पास जब 3 गाड़ी हैं, या तो मैं क्लियरली बोलूं कि भाई मैं अपनी मारुति कार आपको बेचना चाहता हूं, मारुति में भी माना 3 हो, तो फिर मारुति में हो सकता है कि भाई एक वैगन आर हो, एक अर्टिगा हो, एक सीलो, या पता नहीं जो भी मॉडल्स हैं, तो उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बोलो सब तीनों ही वैगन आर हो तो फिर नंबर के साथ बोलो, 6340 बेचना चाहता हूँ, 1528 बेचना चाहता हूँ, जो भी इंग्लिश में हिंदी में। तो आई मीन ऑफर डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए ना, कि मैं ये चीज इतने में बेचना चाहता हूँ, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो दूसरा बंदा हाँ या ना करेगा। अगर वेग ऑफर है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, अब एक आदमी का माना बहुत सारी जमीनें हैं, वो कह रहा है जी मैं एक प्लॉट बेचना चाहता हूँ, ये कोई वैलिड ऑफर थोड़ी है, पता नहीं कौन सा प्लॉट। देयर शुड बी क्लैरिटी। सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बिल्कुल शुरू में पहली वीडियो में ही बता दिया। एंड आप यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऑफर ये है कि आप मेरे साथ चाय पीने चलोगे, कल मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलोगे, एक हफ्ते के बाद संडे को धुरंधर पिक्चर लगी है मेरे साथ देखने चलोगे, तो ये क्या है, सोशल पर्सनल नेचर के ऑफर्स हैं, इनको कोई एक्सेप्ट करे ना करे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ढंग से इसमें राइज नहीं होता, क्योंकि पर्सनल सोशल नेचर के जो होते हैं उनको कुछ नहीं माना जाता। बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रॉडली कमर्शियल एग्रीमेंट्स को ही हम लोग डील करते हैं। मस्ट नॉट कंटेन नेगेटिव टर्म्स, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा ये करना है या नहीं करना है। नहीं करना भी पॉजिटिव ही है, क्लैरिटी है, तो कोई ऐसी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, या आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपके ऊपर जेल कर दूंगा, फिर तो आपने फोर्स ही कर दिया इनडायरेक्टली। तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑफर एकदम सिंपल होना चाहिए, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे या ना करे। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ऑफर कैन नॉट फोर्स एक्सेप्टेंस, एंड इवन बाय साइलेंस भी नहीं चलेगा। अब सपोज एक आदमी को आपने ऑफर किया और वो चुप रहा,
और वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हाँ जी एक लड़की को ऑफर किया फिर वो चुप रही तो मान लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो फिल्म भी गलत, ये फंडा भी गलत। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम आपसे पर्सनल सोशल एग्रीमेंट्स ऑफर्स की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आपको एक तरह से लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, वो भी मेनली कमर्शियल लॉ का पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो यहां तो अगर एक कंपनी ने कोई ऑफर निकाला भी है तो वो जब तक सामने वाली पार्टी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगी वो माना नहीं जाएगा। साइलेंस से थोड़ी कुछ होता है कि आप चुप रहे तो बस चलो जी मान लेते हैं, ऐसा होता है। और ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, ये बात तो मैंने पहले ही बताया ना कि अगर आपका बंदा पहुंचा ही नहीं या उसने फोन उठाया ही नहीं, लेटर पहुंचा ही नहीं, व्हाट्सएप पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। विदाउट कम्युनिकेशन तो उसमें एक्सेप्टेंस होने के चांस ही नहीं है। अब जैसे एक केस है, कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट निकाली कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट यूज करो। तो क्या एडवर्टीजमेंट भी ऑफर है? तो डिसाइड हुआ जजमेंट में, यस इट्स अ वैलिड जनरल ऑफर। यानी अगर एक कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट भी निकाल रही है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो वो अपने आप में ऑफर तो वैलिड है, बिकॉज इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, तो ये भी एक वैलिड ऑफर है। चलिए अब हम एक और केस लेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, अगर आपने इसको समझा नहीं तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। लालबान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस समझने वाला है। इसमें क्या हुआ था कि एक रिवॉर्ड डिक्लेयर हो गया कि हाँ जी बच्चा गुम गया है, आप उसको ढूंढो, तो जो ढूंढ देगा उसको इतना अवार्ड मिलेगा। एक सर्वेंट, उसको उस अवार्ड के बारे में नहीं पता था, यानी उसको वो ऑफर नहीं पता था। उसने वो बच्चा ढूंढ दिया, बाद में उसको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, उसने मान लेते हैं कोर्ट केस कर दिया। तो डिसीजन ये हुआ कि ऑफर जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट कर देगा, लेकिन उसको उस ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी। तो क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी तो उसने वो ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो बिना नॉलेज के बच्चे को ढूंढ के लाया। फ्रैंकली मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं इस जजमेंट से, लेकिन टेक्निकल पॉइंट है, कानून है, कानून में कई बार आप कानून जब पढ़ते हो तो सेटिस्फाइड फील नहीं करते, लेकिन अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी है, कानून में क्लैरिटी है, तो आपको वैसे एग्जाम में लिखना है। और क्लैरिटी ये है कि अगर कोई ऑफर दूसरे बंदे की नॉलेज में ही नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एक्सेप्टेंस तब आएगी जब आपने ऑफर किया। सपोज किसी ने आपको ऑफर किया लेकिन वो आपकी नॉलेज में ही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि विदाउट अ कम्युनिकेटेड ऑफर, जब तक वो नॉलेज में नहीं आती तब तक एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं है। थोड़ा टिपिकल है। एक्सेप्टेंस, when the person to whom proposal is made signifies assent, it becomes acceptance. When the person to whom, जिसको ऑफर दिया उसी ने एक्सेप्ट किया। सपोज आपने अपनी गाड़ी एक मिस्टर राम है, उनको बेचने के लिए ऑफर की कि मिस्टर राम आप मेरी ये पर्टिकुलर गाड़ी 3 लाख में ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब राम जब तक जवाब देता उसके बराबर में मिस्टर श्याम खड़े थे, उन्होंने कहा हाँ मैंने खरीद ली, लेकिन सर आपको तो मैंने ऑफर दिया ही नहीं। सो इसका मतलब ये हो गया कि ऑफर जिस बंदे को दिया वही एक्सेप्ट करेगा। When the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल दिया जब वो अपनी सहमति देगा, then it is acceptance. Essential elements must be absolute, पूरा होना चाहिए। मैंने आपको ऑफर किया कि सर आप मेरे से 5000 शर्ट खरीद लीजिए, ये रेट लगेगा। आपने कहा कि मैं 1000 शर्ट खरीद लेता हूं, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, बिकॉज मैंने कहा 5000 शर्ट खरीद लो, आपने कहा 1000 शर्ट, ये तो ऑफर पे काउंटर ऑफर हो गया, अभी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ना कोई आप शर्त लगाओगे, आपने कहा 5000 शर्ट तो खरीद लूंगा लेकिन आपको डिलीवरी मेरे घर पर करनी पड़ेगी और पेमेंट भी 6 महीने बाद दूंगा, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां आपने शर्त लगा दी बिना शर्त, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो यानी कि वैलिड एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी व्हेन इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे मैंने ऑफर किया वैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एब्सोल्यूट। एंड अनक्वालिफाइड, आपने कोई शर्त नहीं लगाई, तब मानी जाएगी। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, आपने अपनी तरफ से कुछ बोल दिया, वो तो फिर काउंटर ऑफर हो गया, वो तो फिर अब आपको एक्सेप्ट करना है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड नेचुरली, एक्सेप्टेंस किसी ने मन में कर ली, आपने कहा मेरे से 5000 शर्ट खरीद लो, आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया, या आपने अपने स्टाफ को बोल दिया कि चलो ये 5000 शर्ट खरीद लेना, पर उसने कुछ किया ही नहीं, वो अगले दिन से छुट्टी पे चला गया, तो ऑफर कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। साइलेंस तो एक्सेप्टेंस वैसे ही नहीं मानी जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइलेंस तो एक्सेप्टेंस वैसे ही नहीं मानी जाएगी।
then must be according to the mode prescribed. If no mode, then reasonable mode. सिंपल है। मैंने आपको कहा 5,000 शर्ट खरीद लो, अगर खरीदनी है तो ये पेमेंट मेरे को चेक से दो, और कोई तरीके से पेमेंट नहीं लूंगा। अब आपने एक्सेप्टेंस का सिर्फ व्हाट्सएप डाल दिया, व्हाट्सएप से थोड़ी होगा। मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मेरे को पेमेंट चेक से, जो चेक भेजेगा उसको मानूंगा मैं। या कई जगह होता है टेंडर से अप्लाई करो, कई जगह होता है ईमेल से अप्लाई। आपने देखा नहीं, फॉर्म भरने के भी तरीके होते हैं। कई बार ऐप पे अप्लाई करना होता है, कई बार कॉल करना होता है, कई बार फिजिकली विजिट करना होता है। तो जो भी तरीका है, मेरा ऑफर है, आपको एक्सेप्ट करना है तो जिस तरह से मैं बोलूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द मोड, निर्धारित तरीके से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब, जैसे बोला वैसे ही करो। मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। मैंने आपको बोला आप मेरे से 5,000 शर्ट खरीद लो, अब आप 3 महीने बाद उठ के आ गए, अरे मैंने आपको 5,000 शर्ट बोली थी, रेट भी बोला था। सपोज मैंने आपको बोला था मैं 400 रुपए में एक शर्ट दे दूंगा, पर वो बात 3 महीने पुरानी है, एक रीजनेबल टाइम तो होगा। मैंने ऑफर किया तो कोई भी चीज बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से आप 2 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में हाँ ना कर लोगे। ये थोड़ी 3 महीने बाद और 3 साल बाद आप निकाल लाओ जी। आपने तो मेल किया था 5,000 शर्ट आप 400 रुपए भाव दे दोगे, अब दे दो। अब आप देखो सोने चांदी के भाव कितने ऊपर नीचे होते हैं, तो बिजनेस तो सोना चांदी भी हो गया। अब रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी भी चीज के रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो ऑफर तो एकदम, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत एक्सेप्ट होना चाहिए, बट जो टाइम दिया है अगर तो उतने टाइम में होना चाहिए, नहीं तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। मस्ट बी बाय ऑफरी, थर्ड पार्टी कैन नॉट एक्सेप्ट। ये तो मैंने आपको राम और श्याम वाला एग्जांपल दे दिया था। चलो अब एक्सेप्टेंस के ऊपर एक केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, फॉरेन केस है। अंकल इम्पोज्ड एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर केस लॉ भी मिल गया आपको, साइलेंस से नहीं माना जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। एक और है हाइड वर्सेस रेंच केस। इसमें क्या हुआ था, काउंटर ऑफर मेड कर दिया, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक आदमी ने आपको ऑफर किया कि आप मेरी गाड़ी 3 लाख में ले लो, सामने वाले ने कहा ले लूंगा लेकिन 2,80,000 में लूंगा। अब तो आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो बंदा 3 दिन बाद आया, कह रहा अच्छा चलो मैं 3 लाख में ही खरीदने को तैयार हूं। मैंने कहा ना, अब मैं 3 में भी चाहूं तो आपको ना दूं, क्योंकि जब मैंने आपको 3 लाख का ऑफर किया था तब आपने 280 बोला। जब आपने 280 का ऑफर दिया तो वो हुआ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से मेरा पहला वाला ऑफर खत्म हो गया, ओरिजिनल ऑफर डिस्ट्रॉयड। अब आप बाउंड नहीं हो उस चीज को 3 लाख में देने के लिए, क्योंकि उस वक्त वो ऑफर उसने कैंसिल करके अपनी तरफ से काउंटर ऑफर दे दिया। बिजनेस में बड़ा ये पंगा होता है, काउंटर ऑफर कर दिया तो इट कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। दैट इज द पॉइंट कि अगर आपने काउंटर ऑफर मारा तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल, आप बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कंपनी की मर्जी है, वो फिर से फ्रेश ऑफर करे फिर आप एक्सेप्ट कर लो, वो अलग बात। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन इज मेड बाय एक्ट और ओमिशन। आमतौर पर तो एक्ट ही होगा कि आप दूसरे को टेलीफोन करके, चिट्ठी लिख के, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके, बंदा भेज के, खुद जाके, पेमेंट करके कुछ ना कुछ करोगे जिससे लगेगा कि हाँ आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कंप्लीट कब होगा, जब आप कम्युनिकेट करोगे, और जो ऑफर करने वाला बंदा था उसकी नॉलेज में आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी नॉलेज में नहीं आया तो कैसे काम चलेगा। अब इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो जिसने प्रपोज किया था वो कब कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट व्हेन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान से सुनना है, जल्दी नहीं करनी है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आजकल तो चिट्ठीबाजी कम होती है, लेकिन आज की तारीख में भी राइटिंग में चिट्ठी करनी पड़ती है, बिकॉज उसके बिना प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। खैर पुराने जमाने का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब कोरियर भी नहीं था और चीजें धीमे चलती थी। सपोज आपने एक ऑफर किया, सामने वाले ने चिट्ठी लिख के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसने पोस्ट में डाल दिया, पोस्ट आपके पास पहुंची 5 दिन के बाद। सपोज आपने ऑफर दिया, उसने चिट्ठी लिखी आपको 20 तारीख को कि हाँ मैं ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, चिट्ठी आपको मिली 25 को। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्टेंस जो है अगेंस्ट द प्रपोजर, मैं कब बाउंड हुआ। मैंने आपको प्रपोज किया, आपने 20 को चिट्ठी लिखी, मिली मुझे 25 को, तो मैं 20 को ही बाउंड हो जाऊंगा। कंप्लीट व्हेन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे आपने चिट्ठी पोस्ट की तो मैं बाउंड हो गया। जहां तक एक्सेप्टर का सवाल है, मैं कब बाउंड होऊंगा, जब वो चिट्ठी मेरे को मिलेगी। क्या मतलब,
जिसने वो एक्सेप्टेंस लिखी, उसने एक्सेप्टेंस लिखी 20 को मेरे को, तो मैं तो बाउंड हो गया 20 को, अब वो मेरे मतलब मैं उस एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन वो चिट्ठी मुझे मिली 25 को, अगर 24 को उसका दिमाग घूम जाए और वो मुझे किसी फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, माना पुराने जमाने के हिसाब से टेलीग्राम से या किसी को भेज के 24 को ही कर दे कि भाई मैं आपकी ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसके पास ये पावर है, क्योंकि अभी तक वो कम्युनिकेशन मेरे तक आई नहीं है। आई होप क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो या तो वीडियो दोबारा सुनो, या मैं इसी को खुद ही रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो ताकि क्लैरिटी आ जाए। मैंने एक ऑफर किसी बंदे को दिया, उसने वो ऑफर 20 तारीख को चिट्ठी में लिख के भेज दिया कि मुझे मंजूर है, तो मैं उसकी चिट्ठी पोस्ट करते ही बाउंड हो गया। अब मैं वो प्रोडक्ट किसी और को नहीं बेच सकता, क्योंकि वो सामने वाला ने एक्सेप्ट कर लिया और चिट्ठी पोस्ट में डाल दी, तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज एन एग्रीमेंट। बट जिसने वो चिट्ठी हाँ करके डाली, वो तब बाउंड होगा जब वो चिट्ठी मुझे रिसीव होगी। अगर मेरी चिट्ठी रिसीव होने से पहले वो किसी और तरह से उस एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर ले तो कर सकता है, ये कह रहा हूं। एग्जाम्पल, एक्सेप्टेंस पोस्टेड कंप्लीट फॉर प्रपोजर, लेकिन जब रिसीव्ड होगी तब कंप्लीट फॉर एक्सेप्टर। अब ये केस है एडम्स वर्सेस लेंडसेल का, इसमें भी यही बात थी, डिले इन पोस्ट बट पोस्टल रूल अप्लाइड, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। चलिए आगे शुरू करते हैं। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो रेवोकेशन का क्या मतलब होता है? रेवोकेशन का मतलब होता है कि मैंने एक ऑफर किया और वो मैंने रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया। ऐसे मैंने एक एक्सेप्टेंस की सोची, में भी कम्युनिकेट करी या करने जा रहा था, और फिर मैंने उसको रिवोक कर लिया, यानी वापस कर लिया। अब यही खेल चलता रहेगा क्या? बिजनेस के हिसाब से सोचिए, मैंने एक ऑफर किया फिर वापस कर लिया, या मैंने एक एक्सेप्टेंस की फिर वापस कर ली, तो रूल भी तो होंगे। माना मैंने एक ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, 2 दिन बाद वो फोन करके बोला सर मेरे को तो डील कैंसिल करनी है, क्या वो कर सकता है? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द आंसर इज नो। बिजनेस में ऐसे नहीं होता। अगर आपने एक बार एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो बस हो गया, काम खत्म। सो रिवोकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप रिवोक तो कर सकते हो लेकिन कम्युनिकेशन से पहले, क्योंकि अगर एक बार कम्युनिकेट हो गई तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एग्रीमेंट। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद तो कंप्लीट ही हो गया ना, उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं, राइट? सो रिवोकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन वही है जो आप कर सकते हो। अगर हम ऑफर की बात करें तो बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो बिफोर इट रीचेस द प्रपोजर, यानी दूसरे को जब तक पता चले उससे पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहो तो कर। मोड्स ऑफ रिवोकेशन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप नोटिस भेज दो, या माना लैप्स ऑफ टाइम, एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी थी, आपने सामने वाले को बोला कि भाई मेरा ऑफर जो है वो ये है कि आप 3 दिन में अगर खरीद लोगे मेरी गाड़ी तो मैं इस रेट पर दे दूंगा। 3 दिन बीत गए तो ऑफर अपने आप ही लैप्स हो गया। कई बार किसी भी चीज में होता है ना, सेल है, सेल की भी एक डेट होगी, भाई दिवाली तक है, दिवाली कब है जी? 22 अक्टूबर है, तो ऑटोमेटिकली दिवाली सेल थी, 22 अक्टूबर गई, बात खत्म, अब पूरे रेट पर ही सामान मिलेगा। तो कई बार आप नोटिस देके दूसरे को अपना ऑफर रिवोक करते हो, कई बार टाइम ही खत्म हो जाता है, या फेलियर ऑफ कंडीशन हो सकता है। आपने कहा था कि भी जो लोग मुझे ईमेल पर अप्लाई करेंगे या आकर पर्सनली अप्लाई करेंगे या सिक्योरिटी चेक भेजेंगे या कुछ और कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, अपना आधार कार्ड सबमिट करेंगे या एक गारंटर को लेके आएंगे, कुछ भी, कोई कंडीशन थी वो आपने पूरी नहीं की तो अपना भी ऑफर लैप्स हो गया। या फिर ऑफर देने वाले को या एक्सेप्ट करने वाले की डेथ हो गई या कोई एक्सीडेंट होने से इनसैनिटी आ गई, पागलपन आ गया, तो अपने आप ऑफर एक्सेप्टेंस सब इनवैलिड हो जाते हैं। अब हम एक केस ले लेते हैं, डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। ऑफर रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, मैंने आपको पढ़ाई दिया, वैलिड है। एक्सेप्ट होने से पहले तो आप रिवोक कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज नाउ कंप्लीट। लंबी वीडियो हो गई थोड़ी, पर टॉपिक थोड़ा लंबा था, इंपॉर्टेंट भी है, घूम फिर के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर्स दिए, इन पर अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इस पर रिप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब पर भी आप जो है रिप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर भी मतलब क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नॉमिनल प्राइस पर अगर खरीदना है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।